नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, तो आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संज्ञा का पार्ट 2। इससे पहले हमने संज्ञा का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, पढ़ा था। उसके बाद संज्ञा के भेद पढ़े थे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। उसके बाद हमने जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के बारे में कुछ विशेष बातें पढ़ी थी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे। तो इसी क्रम में हम आज आगे पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में। पहले कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है। जातिवाचक संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता, बल्कि एक ही प्रकार के सभी वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है। जो जातिवाचक संज्ञा होती है उससे किसी एक व्यक्ति का बोध या किसी एक वस्तु का बोध या किसी एक स्थान का बोध नहीं होगा, बल्कि जो एक ही प्रकार के सभी वस्तु या प्राणी हैं उनका बोध होता है। जैसे पशु कहने पर सभी पशु का बोध होगा। पशु शब्द अपने पूरी पशु जाति का बोध कराएगा, पूरे पशु समुदाय का बोध कराएगा। पशु कहने पर हमें गाय का भी बोध होगा तो बकरी का भी बोध होगा, बैल का भी बोध होगा तो भैंस का भी बोध होगा, क्योंकि ये सभी क्या हैं? जानवर हैं। तो इसी प्रकार से जो जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं वो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं कराते हैं, बल्कि जो एक ही प्रकार की सभी वस्तु हैं या प्राणी हैं उनका बोध कराएंगे। आगे लिखा है जातिवाचक संज्ञा गणनीय होती हैं। जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो गणनीय हो सकती है, अर्थात उनको हम गिन सकते हैं। जैसे पशु अपने सारे पशु समुदाय का बोध करा रहा था, तो हम प्रत्येक पशु को गिन सकते हैं। एक बकरी, दो बकरी, एक गाय, दो गाय, इस तरीके से हम उनको गिन सकते हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। कभी कभी प्रायः ये देखने को मिलता है, या आप या हम अपने व्यवहार में ऐसा करते हैं कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं उनका प्रयोग प्रायः जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश में विवेकानंदों की कमी नहीं है, तो विवेकानंद तो किसी व्यक्ति का नाम है, इस प्रकार से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन हम अक्सर बोलचाल में कहते हैं कि हमारे देश में विवेकानंदों की कमी नहीं है। तो विवेकानंदों कहने से तात्पर्य बहुत सारे विवेकानंद, जो विवेकानंद की जो जाति हैं, यानी जो विवेकानंद के जीवन शैली को अपनाते हैं, वे सारे क्या हो गए? विवेकानंद हो गए। तो इस प्रकार से हम कहते हैं हमारे देश में विवेकानंदों की कमी नहीं है। भाववाचक संज्ञाएं अगणनीय होती हैं। जो भाववाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है? अगणनीय होती है। भाववाचक संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा था कि जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के गुण, दोष, अवस्था, कार्य या भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सच्चाई। सच्चाई क्या है? एक गुण है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, गुण है। तो सच्चाई को हम गिन नहीं सकते हैं, एक सच्चाई, दो सच्चाई, या एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, इस प्रकार से। जैसे क्रोध क्या है? एक भाव है, तो क्रोध को हम गिन नहीं सकते हैं, एक क्रोध, दो क्रोध, तीन क्रोध, तो इस प्रकार से हम गिन नहीं सकते हैं। तो जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो अगणनीय होती है, उनको गिना नहीं जा सकता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। जो भाववाचक संज्ञा शब्द होंगे उनका प्रयोग प्रायः एक वचन में होगा। जैसे दुख। दुख शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो इसका प्रयोग हम एक वचन में ही करेंगे। दुख का बहुवचन दुखें या दुखों, इस प्रकार से हम नहीं कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। संज्ञा के दो अन्य भेद। तो संज्ञा के दो अन्य भेद हिंदी भाषा में भी होते हैं। वैसे अंग्रेजी भाषा में संज्ञा के 5 भेद हैं, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से ही हिंदी व्याकरण में भी कुछ लोगों के द्वारा 2 और भेदों को जोड़ा गया है, स्वीकार किया गया है।
वे दो अन्य भेद हैं आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। पहली आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरी आपकी समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो लिखा है किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, किसी पदार्थ या द्रव्य का, जिससे हमें किसी पदार्थ का बोध हो रहा हो या किसी द्रव्य का बोध हो रहा हो, ऐसे शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रख लेंगे। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पदार्थ क्या हो सकता है? तो पदार्थ आपका गेहूँ हो सकता है, चावल हो सकता है, तो ये सब किस में आ जाएंगे? पदार्थ में आ जाएंगे। और द्रव्य, द्रव्य यानी जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे सोना, पीतल, लोहा, पेट्रोल या फिर डीजल, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो यहाँ पे मन में सवाल आ सकता है कि सोना द्रव्य में कैसे आ जाएगा? वो तो बहुत कठोर होता है, कठोर होता है। लेकिन सोना से यदि हमें अंगूठी से चैन बनानी है तो उसके लिए हमें सोने को पिघलाना पड़ेगा, द्रव रूप में लाना पड़ेगा, तभी हम उससे चैन बना सकते हैं। तो इस प्रकार से पिघलाकर जिनको बनाया जाता है, जैसे सोना, पीतल, लोहा, इनसे जो भी वस्तुएं बनती हैं वो पिघल के ही बनती हैं। तो इस प्रकार से ये भी द्रव्य में ही आ जाएंगे। तो इस प्रकार से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, पीतल, लोहा, ये आपके द्रव्य हो गए, पेट्रोल द्रव्य हो गया, गेहूं, चावल, ये क्या हो गए? पदार्थ हो गए। आगे है समूहवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय का बोध होता है या फिर समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना कहने पर हमें केवल एक सैनिक का बोध नहीं होगा, बल्कि जो सैनिकों का एक संगठन होगा, समूह होगा या समुदाय होगा, उसका बोध होगा। जैसे अगर एक सैनिक आ रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि सेना आ रही है। अगर सैनिकों का समूह आ रहा है या समुदाय आ रहा है तो हम कहेंगे सेना आ रही है। ऐसे ही सभा, सभा कहने पर किसी एक का बोध नहीं होगा, बल्कि सभा में जितने लोग उपस्थित हैं उन पूरे समुदाय का, उस पूरे समूह का बोध होगा। इसी प्रकार से कक्षा, परिवार, गुच्छा, कक्षा, परिवार, गुच्छा। तो जिन संज्ञा शब्द से हमें किसी समुदाय का बोध होता है या समूह का बोध होता है, वे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ तक। ये हमारा फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था अभी 2022 में ही, जिसमें कि जो फाइनल मुकाबला था वो आपका अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना ने जीत प्राप्त की थी। और इसमें खास बात ये थी कि अर्जेंटीना ने ये जीत 36 साल बाद स्वीकार की। 36 साल बाद अर्जेंटीना ने ये फीफा वर्ल्ड कप जीता है। चलिए तो आज की वीडियो में यहीं तक। वंदे मातरम, जय हिंद।